आज एक जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में एक बात करी थी मैंने कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने 73% आरक्षण का जो प्रपोजल पेश किया है और कुछ कुछ कारण जो है उन्होंने अपने प्रपोजल में मेंशन किए थे। मैं उन कारणों के पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैंने बस वीडियो बनाया था कि 75% आरक्षण देने के बाद क्या गारंटी है कि शोषित और वंचित वर्गों का अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, उनकी परिस्थिति में सुधार हो जाएगा। मैंने ये कहा था। मैंने ये भी कहा कि सरकार आज 75% पे प्रपोजल लेकर के आई है, कल वो 80 होगा, 85 फिर 90 होगा और आने वाले समय में पॉपुलेशन के अनुपात में रिजर्वेशन को दिया जाएगा। इस पर लोगों की काफ़ी प्रतिक्रियाएं आई। लोगों ने कहा कि तुम जैसे लोग, मतलब जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं या फिर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, मैं उन जातियों का नाम नहीं लूँगा, उन वर्ग के लोगों की वजह से शोषित और वंचित लोगों की ये दशा है, दुर्दशा है। मैं आपको बता दूं कि मेरा पॉइंट ये था कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उस वक्त जो आरक्षण का प्रतिशत था वो था 25%। उसके बाद से 1990 में इसको बढ़ा करके 50% किया गया। मतलब 1947 से 90 मान के चलिए 42 साल 45 साल मान के चलिए 43 ईयर्स के बाद इसको बढ़ा करके 50% ले जाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे ज़्यादा आरक्षण हम नहीं देंगे भारत में। उसके बाद आज 2025 है, मतलब 35 वर्षों के बाद से आरक्षण का प्रतिशत को बढ़ा करके 73 किया गया और मध्य प्रदेश में ये बस एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह आप इसको देख सकते हैं। मतलब एमपी में जो गवर्नमेंट है वो प्रपोज कर रही है कि हम टोटल परसेंटेज जो है रिजर्वेशन का वो 73 लेकर के जाएंगे, रिमेनिंग 27% जो रिजर्वेशन है उसको हम ओपन फॉर ऑल रखेंगे। मतलब उस पर किसी का कोई हक नहीं है, कोई दावा नहीं है। समस्या यहां नहीं है, समस्या यह है कि जो मानसिकता हम दे रहे हैं अपने समाज को, जो हमारी समाज के लोगों की सो कॉल्ड वंचित, शोषित और पिछड़ों की जो मानसिकता है, हम उसको बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मेरा सवाल था ये सरकार से कि आप आज सब 75 दे रहे हैं, क्या गारंटी है कि 75 के बाद से इनके जीवन शैली में या फिर इनकी परिस्थिति सुधर जाएगी? कल आप इसको 80 करेंगे, 85 करेंगे, फिर 90 करेंगे, फिर भी कोई गारंटी नहीं है। तो पूरा मैटर जो है वो वोट का है। आप चुनाव का जो लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, अपने वोटर्स को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए आप ये आरक्षण का चूरण लोगों को दे रहे हैं। ये मेरा मेन मुद्दा था। और कुछ समय के बाद से आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब जितनी आपकी जनसंख्या है उसके अनुपात में आपको आरक्षण दिया जाएगा। मान लीजिए अगर कोई जाति 3% है या 4% या 5% है तो उसकी उतनी ही भागीदारी होगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप प्रतिस्पर्धा में क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? अगर किसी परीक्षा को पास करने के लिए 50% नंबर चाहिए तो चाहिए, आप 50% का जो आंकड़ा है उसको घटा करके किसी के लिए 30, किसी के लिए 25, किसी के लिए 50 क्यों कर रहे हैं? मेरा यह सवाल था। कितने ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो ऊंची जाति से आते हैं, जो जनरल कैटेगरी से हैं और वो लोग मजदूरी कर रहे हैं, जिनको सरकार का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। EWS जो आरक्षण है, इसको अगर इग्नोर किया जाए, क्योंकि ये लागू हुए 3 से 4 वर्ष हुए हैं, इसको अगर हटाया जाए तो इसके अलावा उनको सरकार की किसी भी स्कीम की कोई भी जो बेनिफिट है उनके तक नहीं पहुंच रही है, चाहे वो आयुष्मान भारत हो या फिर तमाम अन्य सुविधाएं हो सरकार की। मैं सरकार की एक भी स्कीम का लाभ नहीं लेता हूं, ना ही मेरे परिवार या कोई भी मेंबर सरकार के किसी भी स्कीम का लाभ लेते हैं। ना ही मैंने आज तक, ना मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति आरक्षण का लाभ ले पाया है, क्योंकि हम EWS कैटेगरी में नहीं आते हैं और हमारी जाति ऊंची है। मतलब सरकार के लिस्ट में हम उस जाति से बिलोंग करते हैं जहां पे हमको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद सरकार से आज तक हमने एक भी सरकार की जो योजनाएं हैं उसका कोई लाभ हमने नहीं लिया, जबकि मेरे परिवार के तमाम मेंबर ऐसे हैं जो सरकार को एक अच्छा खासा अमाउंट अपने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में पे करते हैं। तो मेरा यही कहना था कि जब आप आरक्षण इस तरीके से बांट रहे हैं तो आप जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है उसमें भी कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। इस पर लोगों ने काफ़ी प्रतिक्रियाएं दी। अब आते हैं दूसरा जो मेरा सुझाव था, जो मैं पिछले वीडियो में नहीं दे पाया, वो ये था कि आप लोगों को ट्रेन कीजिए डे 1 से। ये संभव है। मतलब किसी भी गांव में या किसी भी ब्लॉक में या कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि इन जातियों के लोगों की परिस्थिति अभी भी नहीं सुधरी है, तो प्रतिस्पर्धा का आंकड़ा को कम करने से बेटर है कि आप उनको डे 1 से पढ़ाइए। आप क्लास 1 से लेकर के क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दीजिए, जो अभी भी आप दे रहे हैं।
हॉस्टल की सुविधाएं दीजिए उनको, बोर्डिंग स्कूल जैसे सरकार की अपनी बोर्डिंग स्कूल होती है, नवोदय है, नेतरहाट है, इस तरह की तमाम स्कूल आप जिला स्तर पे खोल ही रहे हैं, आप ब्लॉक लेवल पे भी स्कूल खोलिए, 10-5 गांव के बीच में एक स्कूल ऐसा खोलिए जहां पे सिर्फ और सिर्फ वंचित और शोषित वर्ग के बच्चे ही पढ़ेंगे। 12वीं के बाद से पढ़ाई सबके लिए समान है, स्कॉलरशिप दीजिए आप इंजीनियरिंग करने के लिए, मेडिकल करने के लिए, लेकिन आप जो कट ऑफ का आंकड़ा है उसको क्यों कम कर रहे हैं? ये तो वही वाली बात हुई कि एक बच्चा जो है वो मेहनत कर रहा है, एक बच्चा कमजोर है, आप कह रहे हैं कि नहीं कमजोर वाला जो है तुम 50 नंबर पे पास हो जाओगे, तुम मजबूत हो ना, तुमको 90 लाते थे, अब तुमको 95 नंबर लाना पड़ेगा। ये कहां तक सही है? दूसरा जो मुद्दा था मेरा वो ये था कि हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, हम अपना भारत की तुलना हम अमेरिका, चाइना और जर्मनी से कर रहे हैं। हम आज के समय में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और 2047 तक 2050 तक हमको तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। भारत डिफेंस में एक्सपोर्ट करने की प्लान कर रहा है और कर भी रहा है। भारत चाह रहा है कि हमारा ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है वो बढ़े, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़े, हमारा जीडीपी बढ़े। क्या इस तरीके से जीडीपी बढ़ेगा हमारा? नहीं। हमको बैटल ग्राउंड को कमजोर नीचे नहीं लाना है, बैटल ग्राउंड सबके लिए समान है। हमको जो वॉरियर्स हैं उनको इस तरीके से ट्रेन करना है ताकि सब एक समान एक बैटलफील्ड में फाइट कर सके, तभी जाकर के हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं आपसे 4-5 सवाल पूछता हूं और ये सवाल सब लोगों से है, चाहे आपको रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा हो या ना मिल रहा हो। सरकार आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लेकर के आएगी, चाहे वो सरकार कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। हर एक मंच से राहुल गांधी कहते हैं कि इस मीटिंग में, इस रूम में कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं। इस सवाल पूछने वाले जो मीडिया कर्मी, इसमें कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं। भाई आप ये सवाल आज क्यों पूछ रहे हैं? आप ये सवाल पिछले 70 सालों में आपने क्यों इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया कि आज तक हमने क्या किया कि शोषित और वंचित वर्ग आज तक ऊपर नहीं उठ पाए? आप उस वक्त कहां थे? आप डायरेक्ट ये पूछेंगे कि भाई इस कमरे में 10 इंजीनियर हैं, 10 में से कितने एससी, एसटी और ओबीसी हैं? समस्या वहां है ही नहीं, समस्या बहुत पीछे है। आप वहां नहीं फिक्स करके डायरेक्ट आउटकम जहां निकल रहा है वहां पे आप सवाल कर रहे हैं। ये सवाल ही गलत है। आप बताइए, एक पायलट जो जहाज उड़ा रहा है और आपको पता चल जाए, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे डीजीसीए का एक मानक है, जो पायलट 70 नंबर लाएगा या 70 या 75 नंबर, उदाहरण के लिए लीजिए 75 नंबर अगर पायलट लाता है इस एग्जाम में, तभी जाकर के उसको पायलट का लाइसेंस दिया जाएगा, तभी वो पायलट प्लेन उड़ा सकेगा। आप सोचिए अगर इस बेंचमार्क को, इस कट ऑफ को कम करके 50 कर दिया जाए किसी के लिए और किसी के लिए 90 कर दिया जाए, आप क्या उस जहाज में चढ़ना पसंद करेंगे? आप उस जहाज में चढ़ेंगे जिस जहाज को उड़ाने वाला जो पायलट है वो 50% नंबर ला करके उसी पायलट के साथ बैठा है जो 90 नंबर ला करके जहाज को उड़ा रहा है? एक सिंपल सा सवाल है। आप बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो आरक्षण के बलबूते सिस्टम में आ गए और सिस्टम में आकर के उन्होंने बहुत बड़ी क्रांति ला दी हो, चाहे वो शिक्षा जगत में हो, चाहे वो चिकित्सा जगत में हो, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, कुछ भी हो। ऐसे 1-2 उदाहरण भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। मेरा सवाल ये नहीं है कि आप रिजर्वेशन मत दीजिए, मेरा सवाल ये है कि सरकार की जो मंशा है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, उसकी मंशा बहुत ही निंदनीय है। सरकार की मंशा गलत है। वो वोटों के लिए चाह रहे हैं कि हम सबको एक समान, सबको रिजर्वेशन देंगे। 100% रिजर्वेशन देने के बाद क्या होगा? आपने मान लीजिए कल को आपने 100% रिजर्वेशन दे दिया, भाई किसी के लिए भी कोई सीट ओपन नहीं है, ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, लालाजी, ये लोग जो हैं सिस्टम से बाहर कर दो, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या हो जाएगा? विकास। क्या गारंटी है इसकी कि इसके बाद विकास हो जाएगा? उसके बाद क्या होगा? आपको फिर भी वोट चाहिए, आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं कदम रखेंगे। और मेरी बात याद कर लीजिए, जिस दिन प्राइवेट सेक्टर में सरकार ने आरक्षण की जो बीज है उसको डालना शुरू कर दिया, उस दिन से भारत का जो पतन है वो सुनिश्चित हो जाएगा। तमाम ऐसे सेक्टर हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, शिपिंग इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर है, फार्मा है, एविएशन इंडस्ट्री है, इन तमाम वर्गों में आप देख रहे हैं भारत बहुत ही अच्छा कर रहा है। भारत आज वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है। आपको क्या लगता है वहां पे क्या रिजर्वेशन से कोई जा रहा है? भारत की आर्मी में रिजर्वेशन है? अगर ऐसा है तो भारत के आर्म फोर्सेस में रिजर्वेशन क्यों नहीं आता? क्योंकि सरकार को पता है कि जहां प्रतिस्पर्धा चाहिए आप वहां आरक्षण नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते। तो फिर तमाम जगह पर आरक्षण क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? क्यों उन लोगों से बैटल ग्राउंड को ही ऊंचा कर दिया जा रहा है जिनको सरकार की किसी भी स्कीम की सुविधा नहीं मिलती, बस इसलिए कि वो एक स्पेसिफिक जाति में जन्म लिए हैं। सरकार एक तरफ कहती है कि आप लोग सब एकजुट होकर के काम कीजिए, भारत राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दीजिए, जाति पाति से ऊपर उठ जाइए। और क्या इस तरीके से आप जाति पाति से लोगों को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं, लोगों को जाति के आधार पर आरक्षण दे करके? मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाइएगा, थाना में जाइएगा, जहां एक शोषित वर्ग का आदमी,
एक ओबीसी कम्युनिटी का आदमी या एक एससी कम्युनिटी का आदमी, एक एसटी कम्युनिटी का आदमी सब इंस्पेक्टर बन गया हो या इंस्पेक्टर बन गया हो, वो आदमी सबसे ज्यादा शोषण करता है अपने निचले वर्ग के लोगों का। आप इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा, आप बताइएगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। एक व्यक्ति जो शोषित वर्ग से ऊपर उठ करके आता है, वो अपने से नीचे के लोगों को, सेम वर्ग का, उसी वर्ग के लोग जो अभी सिस्टम का पार्ट नहीं बने हैं, उनको दबाता है। और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप कमेंट कीजिएगा। मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को, शोषित वर्गों को, जो SC ST एक्ट का दुरुपयोग करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा SC ST एक्ट जो है उसका दुरुपयोग भारत में होता है, और ये एक ऐसा इकलौता कानून है जो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि SC ST एक्ट का दुरुपयोग बहुत बड़े संख्या पे भारत में हो रहा है, और लोग इसको एक एज ए टूल यूज करते हैं। आपको पता होगा, ये जो हमारे चंद्रशेखर रावण जो हैं, वो खुद कहते हैं, एक जगह जाकर उन्होंने कहा था, अपने पब्लिक मीटिंग में कहा था कि मैं अभी SC ST एक्ट लगा दूंगा और तुमको जेल भिजवा दूंगा। ये क्या था? आप धमका रहे हैं लोगों को। जो सिस्टम ने आपको एक हथियार दिया है, आप उस हथियार का नाजायज फायदा कैसे उठा सकते हैं? मेरा वही कहना है फिर से सरकार से कि आप आज 75% आरक्षण दे रहे हैं, कल इसको आप 80, 85, 90 कीजिएगा, 100 कीजिएगा। उसके बाद भी अगर आपको वोटों की लालसा होगी तो आप प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार की मंशा होगी तो सरकार आपके और हमारे घर में आएगी, घर को तोड़ेगी, जमीन को तोड़ेगी, उनको भी शोषित और वंचित वर्गों में बांट दिया जाएगा। उससे भी अगर सरकार की वोट की राजनीति पूरी नहीं होगी तो फिर आखिरी जो हथियार सरकार उठाएगी, आपकी हमारी बहन बेटियों को उठा करके शोषित वंचित वर्गों में बांट देगी, ताकि जाति प्रथा जो है संपूर्ण रूप से खत्म हो जाए। आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें, जो भरोसा करते हैं कि भारत में आरक्षण होना चाहिए, या वो लोग जो भरोसा करते हैं भारत में आरक्षण का तरीका बदलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।